गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये जो आपका लेक्चर है ये क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए है। फिलहाल क्लास 10 में जो हमारा चैप्टर रनिंग में है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने इस चैप्टर्स में जो मेटल है उन मेटल्स की डेफिनेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी हमने कर ली। उसके बाद हमने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी कर ली। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरीके से मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी ऐसी नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इस लेक्चर में आज हम जो नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इस बात को समझिएगा बेटा। जब मैंने पहले आपको बताया था मेटल के बारे में, पहले तो सबसे पहले ये समझिएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये एलिमेंट्स के टाइप्स हैं, या एलिमेंट्स को दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और उनको क्या कहा गया था, मेटल्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स बेटा ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, उन्हें कहा गया था नॉन मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयंस बनाते हैं वे हुई नॉन मेटल्स, और इसलिए नॉन मेटल्स को कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर बात है बेटा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम मेटल को या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेटल को पहचान सकते हैं, कैसे? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम उसमें एक्सेप्शन था, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या थी, नॉन मेटल्स। तो यानी कि वे आपके एक्सेप्शंस हैं। क्लियर है। अब आती है नॉन मेटल्स की बात। तो अभी बताया कि यूजुअली मेटल्स की वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स होती है उनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स को कैसे पहचानोगे आप? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आपने क्या कहा, नॉन मेटल्स। अब देखिए बेटा, दिस इज द फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9। आपको पता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह उसका क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 7। और मैंने एक चीज़ आपको 9th में पढ़ाई थी कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। इसी प्रकार से एलिमेंट्स के एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में केवल एक ही सेल है, मतलब के सेल है, तो उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके स्टेबल होता है, जिसे कहते हैं डुप्लेक्स। अगर के से अलग कोई भी सेल है, L, M, N, O एक्सेट्रा, तो उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये स्टेबल है। तो अब देखिएगा, जैसे फ्लोरीन है, इसमें के और एल सेल है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल में कितने हैं, 7। अब यहाँ पर उसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो इसके पास 2 रास्ते हैं स्टेबल होने के लिए। या तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, या फिर इन्हें लॉस करके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें। लेकिन बेटा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए केवल उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8
क्योंकि अब इसमें 9 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुकी है। क्लियर बात है बेटा। लेकिन बेटा जितने इसमें प्रोटॉन थे उतने क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 9 ही प्रोटॉन्स थे। केवल इलेक्ट्रॉन को लिया और दिया जा सकता है, जबकि प्रोटॉन्स को न तो लिया जा सकता न दिया जा सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। क्लियर बात है। लेकिन प्रोटॉन आपके कितने रहे, 9। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन। कितना ज़्यादा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज आया। इसी प्रकार से दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, बिकॉज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 6। यानी कि के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल होना है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा, छोड़ देगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो कौन सा मेथड अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए बेटा। अब 2 6 की जगह कितने हुए, 2 8। तो इसने अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। क्लियर बात है। इसका मतलब ये स्टेबल हो चुका। लेकिन बेटा मैं अभी बताया प्रोटॉन को न तो लिया जाएगा और न दिया जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 10 और प्रोटॉन्स है इसमें 8। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कैसे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। क्लियर है। तो और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बनाती है। क्लियर है। इसलिए इनको कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। लेकिन बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती है, भाई बेटा ये सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए है। ये सब किसके लिए है, स्टेबिलिटी के लिए। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लॉस करना और गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना या गेन करना किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए। के सेल में डुप्लेक्स पूरा करने के लिए और बाकी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बेटा आपको यहाँ पर एक बात और समझनी होगी, जब कोई भी एलिमेंट, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करने पर निगेटिव चार्ज आएगा। और इन चार्ज स्पीशीज को ही हम आयंस कहते हैं। तो आयंस कब बनते हैं, जब कोई मेटल या नॉन मेटल स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपने पढ़ा था जिस तरीके से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जलकर बर्न होकर ठीक मेटल ऑक्साइड्स बनाती है, उसी प्रकार से नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2 गैस बनती है। क्लियर है बेटा। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि CO2 का जो नेम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बेटा यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मेटल ऑक्साइड है, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Na2O, K2O, MgO, CaO, ये सब क्या है, Al2O3, ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली पाउडर के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। जबकि यूजुअली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो
नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब बेटा आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बेटा नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि अभी तक जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमने बनाई जैसे CO2, SO2, उनकी नेचर कैसी होती है। फिर याद करो मेटल ऑक्साइड की कैसी थी बेटा। मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर बेस बनाते थे। मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होकर बेस बनाते थे, इसलिए उन्हें कहा गया था बेसिक इन नेचर। याद है बेटा, जैसे Na2O, K2O, MgO, CaO, दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स, और ये वाटर में डिजोल्व होकर बेस बनाते थे, इसलिए उन्हें कहा गया बेसिक इन नेचर। लेकिन उसमें आपको पता होगा कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे थे जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते थे, जैसे Al2O3, जैसे आपका ZnO, तो उनको क्या कहा गया था, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, यानी कि कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। और वे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड से रिएक्शन करते हैं, यानी कि बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर को इंडिकेट करते हैं। उनके एग्जाम्पल थे Al2O3 और ZnO। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो जब हमने नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व किया तो आपका क्या बना, एसिड। इसलिए जब नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, एसिड। इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे हुए, एसिडिक इन नेचर। कैसे हुए, एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स। कैसे, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द वाटर। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो आपका जो कंपाउंड है वो होता है H2CO3 एंड H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। इसी प्रकार से जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को वाटर में डिजोल्व किया गया या वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई तो आपका कंपाउंड बना H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया एसिडिक इन नेचर। क्लियर। लेकिन बेटा तुम्हें एक पॉइंट पर और ध्यान देना होगा, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न तो वे एसिड से रिएक्शन करते और न ही वे बेस से रिएक्शन करते। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न तो एसिड से रिएक्शन करते और न ही बेस से रिएक्शन करते। ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड को कहा गया न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल NOCO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो NOCO ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, इन्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहा गया। क्लियर बात है बेटा। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दिस इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इसमें बताया गया जो नॉन मेटल, तो इसमें क्या, ये लास्ट प्रॉपर्टी है किसकी, नॉन मेटल की। तो इसमें आपको बताया कि नॉन मेटल किससे रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉन मेटल यानी कि सल्फर किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन से। तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। जैसे सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्लियर बात है, कौन सी बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। ठीक, इसमें रोटन एग जैसी स्मेल आती है H2S में, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। क्लियर है।
इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, आपकी अमोनिया गैस बनाती है NH3। बैलेंसिंग आप लोगों को पता ही है, तो बेटा इसे कर लीजिएगा, आपका नॉन मेटल क्लियर।